नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे के आरएसएस पर सवालों का जवाब देकर मोहन भागवत अब और घिर गए हैं। खड़गे ने अब संघ की ताकत पर सवाल पूछा है। अकाल तख्त विवाद पर सीएम मान ने सफाई पेश की है, तो उधर महाराष्ट्र पर ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच उद्धव का बड़ा बयान सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान अमेरिका समझौते पर ट्रंप नेतन्याहू पर भड़क उठे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड कर लें, ताकि ये बुलेटिन आप वहां पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके फोन में वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। आरएसएस रजिस्ट्रेशन के सवाल पर जवाब देकर और घिरे भागवत, खड़गे ने पूछा नया सवाल। अकाल तख्त विवाद में भगवंत मान का पलटवार, वीडियो को बताया झूठा और साजिश। ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच बोले उद्धव ठाकरे, जिसे जाना है तो वो चला जाए। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन, फर्जी पेपर गिरोहों पर सरकार की सख्ती। ईरान अमेरिका समझौते में लेबनान पर फंसा पेच, नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से आरएसएस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर संघ 3 दिन में तैयार स्वयंसेवकों की ताकत खड़ी कर सकता है। इसी बयान को आधार बनाकर खड़गे ने पूछा कि अगर कोई संगठन सेना से तेजी से लोगों को संगठित करने का दावा करता है, तो उसकी कानूनी स्थिति, कमांड चेन, ट्रेनिंग, फंडिंग और जवाबदेही की जानकारी जनता को क्यों नहीं दी जानी चाहिए। खड़गे का सवाल है कि संघ कानून की पड़ताल से परे क्यों है। खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ सवाल है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ये जानने का अधिकार है कि इतने बड़े संगठन की संरचना क्या है और वो किस व्यवस्था के तहत काम करता है। वहीं आरएसएस पहले ही साफ कर चुका है कि वो खुले तौर पर काम करता है और उस पर लगाए जा रहे सवाल राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं। पंजाब में गुरुओं की बेअदबी से जुड़े मामले और वायरल वीडियो विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया। मान ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वो नहीं है और न ही उनकी कद-काठी उनसे मिलती है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी अकाल तख्त साहिब के समक्ष ये स्थिति साफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार द्वारा किसानों, युवाओं और जल संसाधनों के हित में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से घबराकर विरोधी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुलकर मुख्यमंत्री के समर्थन में आए। केजरीवाल ने एक्स पर मान का वीडियो साझा करते हुए जनता से अपील की कि वो विरोधियों के झूठे प्रचार को समझने के लिए इस वीडियो को खुद देखें। तो दूसरी तरफ विरोधी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उनसे नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की है। ढिल्लों ने कहा कि अकाल तख्त के आदेश का सम्मान करते हुए सभी सिख मंत्रियों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री से दूरी बना लेनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी में टूट और कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई नेता या सांसद पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो उसे रोकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जब किसी का मन जाने का हो तो उसे जबरन रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। उद्धव ने भरोसा जताते हुए कहा कि आज का समय भले उनका ना हो, लेकिन आने वाला कल उनका जरूर होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़कर गए, उन्हें एक ना एक दिन अपने फैसले पर पछताना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल हाल ही के दिनों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज हुई। दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट के कुछ सांसदों को तोड़ने की कोशिश चल रही है। इसी बीच मुंबई में हुई बैठक में पार्टी के 9 में से सिर्फ 4 सांसदों के व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से अटकलों को और ज्यादा हवा मिली। दूसरी तरफ शिंदे गुट ने इन अटकलों को और हवा दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने दावा किया कि उद्धव गुट के कई सांसद नेतृत्व से नाराज हैं और एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इसी विवाद के बीच अब उद्धव ठाकरे की ये प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी और डीएमके के रिश्तों में खटास खुलकर सामने आ चुकी है। डीएमके ने कांग्रेस नेता पर सीधा हमला बोला। पार्टी ने उन पर विपक्षी एकता कमजोर करने का आरोप लगाया। पहले डीएमके की आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा। पोस्ट में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया कि जब कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, तब हमने उसे अपने कंधों पर उठाकर उसका साथ दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और नया और बेहतर राजनीतिक विकल्प दिखा, उन्होंने तुरंत हमारा साथ छोड़ दिया। पोस्ट के अंत में डीएमके ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्हें एक बहुत बड़ा मजाक बताया।
इसके बाद डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में भी संपादकीय छपा। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी एकता की बात करते हैं, लेकिन कई राज्यों में वही एकता कमजोर करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन छोड़ दिया था। बाद में कांग्रेस विजय की पार्टी की सरकार में शामिल हो गई। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों दलों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। हाल ही में डीएमके ने इंडिया गठबंधन की एक बैठक का बहिष्कार किया था। हालांकि पार्टी ने कहा था कि वो विपक्षी मुद्दों का समर्थन जारी रखेगी। मुरासोली ने केरल की राजनीति का भी जिक्र किया। संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी के कुछ बयानों पर वाम दलों ने भी आपत्ति जताई थी। डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस कई बार अपने सहयोगियों पर ज्यादा हमला करती है, जबकि मुकाबला तो बीजेपी से होना चाहिए। अब सवाल ये है कि विपक्षी दलों के बीच बढ़ती दूरी का असर इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ेगा। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले टेलीग्राम को भारत में बैन कर दिया गया है। एनटीए का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि टेलीग्राम पर सक्रिय ठग और साइबर गिरोह छात्रों को फर्जी प्रश्न पत्र दिखाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। उनके मुताबिक कई चैनल खुद को लीक हुए नीट पेपर का स्रोत बताकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह कर रहे थे। एनटीए ने पहले टेलीग्राम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ऐसे चैनलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एजेंसी ने 200 से ज्यादा चैनलों को ब्लॉक भी कराया, लेकिन जब तक कार्रवाई होती तब तक कई छात्र ठगी का शिकार हो गए थे। इसी वजह से सरकार को पूरे प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की गई। दरअसल इससे पहले 3 मई को हुए नीट पेपर का प्रश्न पत्र टेलीग्राम के जरिए ही लीक होने का दावा किया गया था, इसलिए अब इस पर बैन लगा दिया गया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि ये बुलेटिन आप ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारत में अब बिना पर्चे नहीं मिलेगी खांसी की सिरप। ट्रंप ने लेबनान मुद्दे पर नेतन्याहू को लगाई कड़ी फटकार। ईरान की चेतावनी, लेबनान पर हमला समझौता तोड़ देगा। ट्रंप की डील से इस्राएल खुश नहीं, उठाए कई सवाल। अब खांसी या किसी भी तरह की सिरप खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक अब मेडिकल स्टोर से सीधे सिरप नहीं खरीदी जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन कर सिरप को बिना किसी पर्ची मिलने वाली दवाओं की छूट सूची से हटा दिया है। अब सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची दिखाना जरूरी होगा। सरकार ने ये कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। दरअसल बिना सलाह के सिरप का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। हालांकि आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने साफ किया कि खांसी की टैबलेट्स, गोलियां, लॉजेज और पहले की तरह ही बिना पर्ची के मिलती रहेंगी, लेकिन ये नियम सिर्फ और सिर्फ सिरप पर लागू होगा। अमेरिका ईरान समझौते के बीच नेतन्याहू की लेबनान पर कड़े रुख को लेकर ट्रंप अब भड़क उठे हैं। ट्रंप ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से महज 2 घंटे पहले बेरूत पर इस्राएल का हमला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ट्रंप का कहना है कि इस बात की नाराजगी सीधे इस्राएल को भी जता दी थी। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका और इस्राएल के रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका का समर्थन न होता तो इस्राएल की स्थिति और ज्यादा खराब होती। ट्रंप ने कहा कि उनके जैसे समर्थन किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी भी इस्राएल को दिया नहीं था। दोस्ती के बावजूद ट्रंप ने नेतन्याहू को खुली नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि लेबनान के मामले में नेतन्याहू को ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। उनके मुताबिक इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बहुत लंबा खिंच चुका है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी की पूरी इमारत गिरा देना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि उन इमारतों में रहने वाले सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर इस्राएल का रुख एकदम अलग है। इस्राएल लेबनान के मुद्दे पर तो अड़ा ही है, साथ ही उसे पाकिस्तान पर मध्यस्थ के तौर पर भरोसा भी नहीं है। भारत में इस्राएल के राजदूत रूबेन अजार ने स्पष्ट किया कि भले ही युद्ध विराम और हॉर्मुज को खोलने पर सहमति बन गई हो, लेकिन इस्राएल की सुरक्षा से जुड़े मुख्य मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण और चरमपंथी संगठनों को मिलने वाले समर्थन जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को केवल आगे की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। रूबेन का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तभी हटाएंगे जब तक वहां की सेना हिजबुल्लाह को दोबारा हथियार जुटाने से रोकने में सक्षम न हो जाए। अजार ने पाकिस्तान को भरोसे के लायक न बताते हुए वहां के आतंकी नेटवर्क पर चिंता जताई और कतर की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। ईरान अमेरिका समझौते के बीच लेबनान को लेकर पेच फंसा हुआ है।
ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस्राएल ने लेबनान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो इसे अमेरिका के साथ हुए समझौते का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि मौजूदा स्थिति को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है और दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राएल। उनके मुताबिक अगर लेबनान में लड़ाई या कब्जे की स्थिति बनी रहती है तो इसे युद्ध खत्म होना कभी नहीं माना जाएगा। अराक्ची का कहना है कि लेबनान में संघर्ष का खत्म होना ही असली शांति की शुरुआत होगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इस्राएल ने लेबनान की जमीन पर हमला किया या वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बरकरार रखी तो ये पूरी तरह से समझौते का उल्लंघन होगा और इसका बहुत ही गंभीर नतीजा हो सकता है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर फिर से रात 8 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.